दो बैच में। हेलो, बोले कि दो बैच में लाइव करना। क्या हाल है दोस्तों? बहुत बहुत बुखार हो गया है। अचानक सुबह क्लास लिए ठीक थे, कल भीग गए थे पूरा। लगता है भीगने के बाद जो है हालत खराब हो गया। अभी डोलो डोलो खाए हैं वो। रोशन सर ही बोले डोलो खा लीजिए, क्लास हो जाएगा। तो डोलो खाए हैं तब जाकर कुछ लिए हैं। इससे पहले भी क्लास लिए थे। डोलो टेबलेट का नाम है पैरासीटामोल। लेकिन स्थिति है एक क्लास से ज़्यादा एक टेबलेट नहीं चल रहा है। चलिए शुरू कर देते हैं। और 3 से 5 वाला क्लास लिए भी नहीं, तो उस बैच के भी बोले थे कि इसी बैच में लाइव हो जाएगा। तो दरोगा बैच भी जुड़ गए होंगे। तबीयत तो ठीक नहीं है लेकिन क्लास लेने लायक है। क्या 5 से 7 वाला भी किसी तरह खींच खींच के लिए। तो आइए, कुछ हो जाता है। ज़्यादा तो आज हम पढ़ा नहीं पाएंगे, जितना क्षमता है उतना पढ़ा देते हैं। और 11 नंबर चैप्टर समाप्त हो गया। 400 से प्लस प्रश्न है। और दूसरा अगला जो आपका नया चैप्टर है वो है नॉन मेटल। चलिए अब शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। नॉन मेटल अधातु। ये बात हम तो पिछले चैप्टर में ही समझ गए कि प्रकृति में जो तत्व हैं, एलिमेंट हैं, उसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, धातु और अधातु। हालांकि अधातुओं की संख्या बहुत कम है, मात्र 22 है। अधिकांश तत्व जो है वो धातु ही है। अधिकांश तत्व जो है वो धातु ही है। तो अधातु नॉन मेटल किसे कहेंगे? तो वैसे तत्व जिनमें धातु के समान गुण नहीं पाए जाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे। यानी अधातु वे तत्व हैं जिनमें धातुओं के समान गुण नहीं पाए जाते हैं। और धातु के गुणों की चर्चा हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं कि धातु आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं। धातु जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस का त्याग करते हैं। तो हम धातु के गुणों को पढ़ चुके हैं। तो ऐसे तत्व जिनमें धातुओं के समान गुण नहीं पाए जाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। और अधातुओं की संख्या मात्र कितनी है?
22 है, बहुत कम है। यानी कि अधिकांश तत्व धातु ही है, अधातुओं की संख्या मात्र 22 है। लेकिन इन अधातुओं के बगैर भी, यानी कि अधातुओं की संख्या बहुत कम है, लेकिन इन अधातुओं के बिना भी मानव का अस्तित्व इस पृथ्वी पर संभव नहीं है। अधातु अगर नहीं रहेगा तो फिर मानव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और हम यह बात इसलिए कह रहे हैं कि आप तो जानते हैं कि ऑक्सीजन जिसको हम प्राण वायु कहते हैं, प्राण वायु कहते हैं, यह ऑक्सीजन जो है यह क्या है? अधातु है। क्या इन ऑक्सीजन के बिना किसी भी सजीव का जीवन संभव है? नहीं संभव है। तो अधातु की संख्या मात्र 22 है, लेकिन उसकी महत्ता धातु से कम नहीं है। जब हम धातुओं की चर्चा किए थे तो आपको बताए थे कि धातु के बिना मानव का जीवन बहुत कष्टमय हो जाएगा। अगर हमारे पास लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, सोना जैसे धातु नहीं रहते तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि मानव का जीवन किस रूप में बेहाल रहता। लेकिन धातुओं के बिना मानव की जिंदगी नीरस हो जाएगी, लेकिन अधातुओं के बिना तो मानव का जिंदगी समाप्त हो जाएगी। तो अधातु बहुत कम होकर भी बहुत महत्वपूर्ण है। इतने महत्वपूर्ण है कि इसके बिना जीवन किसी भी सजीव का, मानव भी नहीं, किसी भी सजीव का जीवन संभव नहीं है। अब अधातु किसे कहते हैं वो तो आप जान गए। जिन तत्वों में धातु जैसे गुण नहीं है वही क्या है? अधातु। अधातुओं के बारे में और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट विकसित करने के लिए हम धातु और अधातु के बीच अंतर पर बात करते हैं। अधातुओं में क्या क्या गुण पाए जाते हैं ये नोट में दिया हुआ है ना। अधातु के भौतिक गुण और अधातु के रासायनिक गुण। लेकिन हम आपको बता रहे हैं धातु और अधातु के गुणों में अंतर को। और धातु अधातु के गुणों के अंतर जब बताएंगे तो दोनों गुणों में अंतर क्या है, और धातु अधातु के गुणों में अंतर को समझकर आप धातु और अधातु के बारे में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि धातु और अधातु के गुणों में क्या अंतर है। पहले हम भौतिक गुणों की चर्चा कर लेते हैं कि धातु के भौतिक गुण क्या है, वो आप जान भी गए हैं। लेकिन धातु और अधातु के भौतिक गुणों में अंतर क्या है, धातु और अधातु के रासायनिक गुणों में अंतर क्या है, इस अंतर को समझते हैं। और अंतर को समझते समझते अब अधातु के भौतिक और रासायनिक गुण को तो समझ ही जाइएगा और इनके बीच अंतर को भी समझ जाइएगा। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुणों की बीच के अंतर को समझते हैं। तो पहला अंतर सबसे समझिए कि अगर धातु की बात देखें तो धातु में चमक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जिसको अंग्रेजी में मेटेलिक लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटेलिक लस्टर कहते हैं। तो धातु जो होते हैं ना वो चमकती हैं। आप चांदी को देख लीजिए, आप एल्युमिनियम को देख लीजिए, शुद्ध अवस्था, हम जो लोहा जितने चीज को बोलते हैं वास्तव में वो स्टील होता है। शुद्ध लोहा उजले रंग का होता है और लोहा शुद्ध अवस्था में उपयोगी नहीं है, स्टील में बदलकर उपयोग में लाए जाते हैं। तो जो धातु होते हैं ना वो चमकते हैं, उसमें चमक होती है। चांदी को देखे होंगे, साइकिल और बाइसाइकिल के, साइकिल और मोटरसाइकिल के हैंडल को आप देखें, वो क्रोमियम के ऊपर लेप चढ़े होते हैं, कितने चमकते हैं। तो धातु ही में चमक होती है, धातु के सतह चमकते हैं
और धातु के सतह क्यों चमकते हैं इसकी भी चर्चा हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। वो इसलिए चमकते हैं कि धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन है, और धातु पर जब प्रकाश पड़ता है ना, तो धातु के फ्री इलेक्ट्रॉन उस प्रकाश को प्राप्त करके उत्तेजित हो जाते हैं, और धातु के फ्री इलेक्ट्रॉन जब उत्तेजित होता है उसी से पैदा होता क्या? चमक। लेकिन अगर हम अधातु की बात करें तो अधातु के सतह पर कोई चमक नहीं होती है, कोई चमक नहीं होती है, कोई चमक नहीं होती है। आपको एक उदाहरण हम पेश करते, कोयला जो वास्तव में क्या है? कार्बन है, और कार्बन अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? और उसी कार्बन का स्वरूप है क्या? कोयला। कोयला तो सब देखे हैं आप, क्या वो चमकता है? वो इसलिए चमकता नहीं है क्योंकि वो अधातु है, नॉन मेटल है। और अधातु इसलिए नहीं चमकते हैं क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण उस पर प्रकाश पड़ता है, प्रकाश अवशोषित हो जाते हैं और कोई चमक पैदा नहीं हो पाती। तो धातु में चमक होती है, लेकिन अधातु के सतह पर कोई चमक नहीं होती है। धातु में चमक इसलिए होती है कि धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अधातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? अभाव होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? अभाव होता है। लेकिन यहां पर दो अपवादों को हमें याद रखना है। अपवाद में कौन कौन याद रखना है? एक ग्रेफाइट जो कि कार्बन ही है, और दूसरा आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन, ग्रेफाइट चूंकि कार्बन का ही बना हुआ है, और आयोडीन ये दोनों अधातु है, लेकिन ये चमकते हैं। अधातु बैगनी वायलेट कलर का चमक पैदा करता है, बैगनी रंग का चमक पैदा करता है आयोडीन। तो अधातुओं में चमक नहीं होती है, लेकिन यहां पर दो अपवाद है। ग्रेफाइट अधातु होकर भी चमकते हैं और धातुओं के समान चमकते हैं, धातुओं के समान चमकते हैं। आप ग्रीस देखें, ग्रीस जिसको हिंदी में स्नेहक कहते हैं, लुब्रिकेंट, गाड़ी के नट बोल्ट वॉल्व सब में डाला जाता है, वो किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। वो देखे होंगे कि वो एकदम चमकता है, काला रंग का भी रहेगा, कई रंगों के आते, काले रंग का भी, तो उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती। और आयोडीन तो लैब में ही जाकर देखना पड़ेगा। तो दो अपवाद हैं, ग्रेफाइट और आयोडीन, ये दोनों अधातु होकर भी इनमें धातुओं के समान क्या होता है? चमक होता है। इनमें धातुओं के समान क्या होता है? चमक होता है। पहले अंतर को समझ लिया है, दूसरे अंतर पर हम आते हैं। दूसरा, अगर धातु की बात करें, धातु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं? परमाणु के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो धातुओं में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक या दो या इससे अधिक नहीं हो सकता। लेकिन अगर अधातु की बात करें, अधातु की बात करें तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 होता है, और 8 से अधिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। 8 से अधिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो धातु और अधातु में अगर अंतर करें तो इनके परमाणुओं के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर भी हम अंतर कर सकते हैं। धातु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 या 2 या 3 होता है, जबकि अधातुओं में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 या 5 या 6 या 7 या 8। निल्स बोर के एटॉमिक मॉडल के अनुसार किसी भी तत्व के परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से अधिक हो ही नहीं सकती।
क्लियर हो गया? दूसरे अंतर को समझ गए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको इससे पहले जो हम बताए थे कि धातु में चमक होती है और अधातुओं में चमक का अभाव होता है, और इसका कारण दिए थे कि धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन है, अधातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर किसी तत्व के परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो इसका मतलब है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वे एक परमाणु से दूसरे परमाणु में गमन कर सकता। 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो ही फ्री इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन की विद्युत ऋणात्मकता नाभिक के विद्युत धनात्मकता के साथ इस तरह से ज्वाइंट हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रह पाते, बंध जाते हैं। तो ये अंतिम कक्षा के 4 या 5 या 6 या 7 या 8 इलेक्ट्रॉन बंधित इलेक्ट्रॉन है, ये बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है। ये एक परमाणु से दूसरे परमाणु में गमन नहीं कर सकते क्योंकि इसको नाभिक जकड़ लेता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कौन होगा? तो अगर किसी तत्व के परमाणु में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। और ऐसा किस तत्व में होते हैं? धातु तत्व में होते हैं। और अगर 4 या 5 या 6 या 7 या 8 इलेक्ट्रॉन है तो यह बंधित इलेक्ट्रॉन है, बंधित इलेक्ट्रॉन है। अब बंधित इलेक्ट्रॉन किस तत्व में रहते हैं? अधातु तत्व में रहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? तीसरा अंतर पर आइए। तीसरा अंतर कि जो धातु है वो उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? लेकिन वहीं अगर अधातु की बात करें तो वो उष्मा और विद्युत के क्या हैं? कुचालक हैं। उष्मा और विद्युत के क्या हैं? कुचालक। उष्मा और विद्युत के कुचालक। एक अंतर यह हो गया। और अगर आपसे यहां पर प्रश्न पूछा जाए कि अगर धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक है तो क्यों है, और अगर अधातु उष्मा और विद्युत के कुचालक है तो क्यों है, क्या इसका कारण है? तो इसका भी कारण है फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका भी कारण क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक इसलिए हैं क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक इसलिए हैं क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। और अधातु उष्मा और विद्युत के कुचालक इसलिए हैं क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। बात समझ गए कि नहीं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता के कारण ही धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन के अनुपलब्धता के कारण नहीं होने के कारण ही अधातु उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। लेकिन यहां पर भी एक अपवाद है। वो अपवाद है हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन और कौन? ग्रेफाइट। हाइड्रोजन और ग्रेफाइट दोनों अधातु है, दोनों अधातु है। ग्रेफाइट भी और हाइड्रोजन भी। ग्रेफाइट तो कार्बन है, लेकिन दोनों अधातु होकर भी विद्युत और उष्मा के क्या हैं? सुचालक है। क्योंकि इनके पास धातुओं के तरह फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ग्रेफाइट में भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन और ग्रेफाइट अधातु होकर भी उष्मा और विद्युत के सुचालक क्यों है, तो इसका भी उत्तर दीजिएगा कि दोनों के पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। दोनों के पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्लियर हो गया? तीसरे अंतर को आप समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? समझ रहे हैं ना? हाँ, हम नोट से अलग नहीं बता रहे हैं। नोट में जो कुछ है उसको व्यापक तरीके से बता रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा। क्लियर हो गया? अब चौथा अंतर पर आइए।
चौथा, सामान्य सामान्य ताप एवं दाब। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं जी? एनटीपी या एसटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, और नॉर्मल प्रेशर एक वायुमंडलीय दाब या 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। क्लियर? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन को सामान्य ताप कहा जाता है। अब से पूछ दे कि सामान्य ताप किसे कहते हैं, तो 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस को क्या कहते हैं? सामान्य ताप कहते हैं। और एक वायुमंडलीय दाब को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एटीएम लिखते हैं। तो एक वायुमंडलीय दाब या बैरोमीटर में पारा की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर हो जाए या 760 मिलीमीटर हो जाए तो इसे हम कहते हैं सामान्य दाब। तो सामान्य ताप और सामान्य दाब पर अगर धातु की बात करें तो सामान्य ताप और दाब पर धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं? ठोस होते हैं। एकमात्र धातु कौन है? पारा जो कि क्या है? द्रव है। तो सामान्य ताप और दाब पर धातु ठोस होते हैं। कोई भी धातु गैस नहीं होते हैं। क्या कोई धातु गैसीय अवस्था में भी है? नहीं, कोई भी धातु गैसीय अवस्था में नहीं है। धातु या तो ठोस है और एकमात्र धातु पारा है जो द्रव है। सीजियम और गैलियम सामान्य ताप पर ठोस रहते हैं, वे कमरे के ताप पर द्रव रहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। तो सामान्य ताप और दाब पर आप धातुओं की अवस्थाओं को समझ गए हैं कि कोई भी धातु गैस नहीं है। धातु या तो ठोस होते हैं या फिर द्रव होते हैं, और द्रव तो मात्र एक धातु है, और वो कौन? पारा। लेकिन अगर अधातु की आप बात करें, नॉन मेटल की बात करें, तो अधातु की संख्या मात्र कितना है? 22, जिसमें 11 क्या है? गैस। 11 क्या है? गैस। 10 क्या है? ठोस। और एक अधातु ब्रोमीन क्या है? द्रव। ब्रोमीन क्या है? द्रव। तो कुल 22 धातुओं में 22 अधातु में 11 अधातु किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। समान ताप दाब पर हम बात कर रहे हैं। कुल 22 अधातुओं में 11 गैस है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और 6 इनर्ट गैस। 6 5 11। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और 6 इनर्ट गैस। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडन। 6 5 11, यानी 11 अधातु गैस है, 10 अधातु ठोस है। ठोस अधातु में सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया और कार्बन हो गया। 3 प्रमुख है ठोस अधातु में: सल्फर, कार्बन और फास्फोरस। और ध्यान रखिएगा, जो अधातु ठोस है वो भी धातुओं के समान नहीं, वो मोम के तरह मुलायम है। वो मोम के तरह मुलायम है। वो बहुत, आप कहिएगा वो धातु के समान ठोस नहीं। आप कोयला को देख रहे हैं ना, ठोस है। क्या वो लोहा की तरह ठोस है? नहीं है। तो अधातु जो ठोस है वो भी धातुओं के समान ठोस नहीं है, वो भी धातुओं के समान ठोस नहीं है। और एकमात्र अधातु ब्रोमीन जो सामान्य ताप और दाब पर किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। समान ताप और दाब पर किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। क्लियर? तो सामान्य ताप एवं दाब पर धातु और अधातु के अवस्थाओं को देखे कि नहीं देखे?
और यहां पर जो सबसे बड़ी बात है कि एक भी तत्व जो धातु है वो गैस नहीं है। अगर कोई तत्व गैस है तो निश्चित ही वो क्या है? क्या कोई धातु गैसीय अवस्था में है? नहीं। जो भी गैस है वो क्या है? कुल 22 अधातुओं में गैस अधातु की संख्या, ठोस अधातु की संख्या, और ठोस अधातु में 3 का नाम याद रखिएगा, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस। और एकमात्र अधातु कौन है जो द्रव अवस्था में है? ब्रोमीन। क्लियर हो गया? अंतर को आप समझ रहे हैं? पांचवा अंतर कि आप धातु के बारे में जाने हैं। अब धातु के बारे में जाने हैं कि धातु के बारे में जाने हैं कि धातु जो होते हैं वो आघात वर्धनीय होते हैं, और इसके साथ साथ उसमें क्या पाया जाता है? तन्यता का गुण पाया जाता है, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। और आघात वर्धनीयता और तन्यता क्या है ये बताने की फिर से जरूरी नहीं है क्या? लेकिन अगर हम अधातु की बात करें, नॉन मेटल की बात करें, तो ये ना तो आघात वर्ध होते हैं और न ही तन्य होते। धातु आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं, आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं, लेकिन अधातु ना तो आघात वर्धनीय होते हैं और न ही तन्य होते हैं। लेकिन यहां पर एक अपवाद है, वो है प्लास्टिक गंधक। गंधक किसको कहते हैं? सल्फर को। प्लास्टिक गंधक में तन्यता का गुण पाया जाता है। देखिए, गंधक 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा गंधक, बीटा गंधक, प्लास्टिक गंधक। जिस तरह कार्बन कई रूपों में प्रकृति में मौजूद है ना, हीरा जो है वो भी कार्बन है, ग्रेफाइट जो है वो भी कार्बन है, कोयला जो है वो भी कार्बन है, काजल जो है वो भी कार्बन है। तो एक तत्व कई रूपों में प्रकृति में मौजूद है जिसे अपर रूप कहते हैं। उसी तरह गंधक के एक अपर रूप है प्लास्टिक गंधक, ठीक है ना, प्लास्टिक गंधक। और प्लास्टिक गंधक चूंकि अधातु है, इसमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं है, इसमें आघात वर्धनीयता का, मेलिएबिलिटी का कैरेक्टर नहीं है, लेकिन इसमें डक्टिलिटी यानी कि तन्यता का गुण पाया जाता है। अधातु होकर भी तन्यता का गुण पाया जाता है। क्लियर बात समझ गए आप? कोई दिक्कत नहीं ना? अगला अंतर कि धातु का द्रवणांक और क्वथनांक अधातु से अधिक होता है, द्रवणांक और क्वथनांक समझ रहे ना? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। धातु का द्रवणांक और क्वथनांक अधातुओं से ज्यादा होता है। अब देख लीजिए, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट 419 डिग्री सेल्सियस, लोहा का मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वही फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट मात्र 44 डिग्री सेल्सियस है। सल्फर का, ये ठोस है, सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट मात्र 114 डिग्री सेल्सियस है। देख रहे हैं कितना का अंतर है? तो धातु जो होते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो धातुओं का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अधातुओं के तुलना में उच्च होते हैं, लेकिन इसका अपवाद है, और अपवाद है आपका ग्रेफाइट और हीरा। ग्रेफाइट और हीरा ये दोनों अधातु है, और अधातु के रूप में ये क्या है? कार्बन है।
और इसका मेल्टिंग पॉइंट तो धातुओं के तुलना से भी उच्च होता, 3550 डिग्री सेल्सियस होता है ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट, यानी लोहा के मेल्टिंग पॉइंट से 3 गुना। तो ये अपवाद है कि ग्रेफाइट और हीरा कार्बन है, अधातु है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कई धातुओं की तुलना में, लगभग सभी धातुओं में, सभी धातुओं से ज्यादा है। उसके बाद अगला अंतर है कि धातु को हथौड़े से पीटने पर धातुवी ध्वनि उत्पन्न होती है, धातुवी ध्वनि उत्पन्न होती है, धातुवी ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु पर जब आप हथौड़ा से पीटिएगा तो उससे साउंड निकलेगा। लोहा, एल्युमिनियम सबको तो पीटे ही होंगे, कभी ना कभी आवाज निकलता है। लेकिन अगर आप अधातु को पत्थर से पीटिएगा तो वो क्या हो जाएगा? चूर चूर हो जाएगा। वैसे उसी अधातु को पीटिएगा जो ठोस है, गैस को पीटिएगा कैसे? और ठोस अधातु की संख्या मात्र 10 है, और उसको यानी कि ठोस अधातु जिसकी संख्या मात्र 10 है, उसको अगर आप हथौड़े से पीटिएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कोयला, धातुओं को हथौड़े से पीटने पर आवाज निकलता है और वे फैलते जाते हैं। लेकिन अगर अधातुओं को हथौड़े से पीटेंगे तो कोई आवाज नहीं निकलेगा, कोई आवाज नहीं निकलेगा, और तो और वे चोट मारने पर चकनाचूर हो जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। क्लियर हो गया? ये थे भौतिक गुणों के बीच अंतर। हमको नहीं लगता है कि अब आप भौतिक गुणों को लेकर धातु और अधातु के बीच अंतर नहीं कर पाइएगा। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए दोस्तों, अब हम रासायनिक गुणों की चर्चा करते हैं। धातु और अधातु के रासायनिक गुणों के बीच क्या अंतर है उसको हम समझ लेते हैं। लेकिन एक बार आप भौतिक गुण को पढ़िए, सभी भौतिक गुण को आप समझ गए हैं कि नहीं समझ गए हैं? क्लियर? आइए आप रासायनिक गुणों के बीच अंतर को देखते हैं। चलिए, सुधांशु राज, दीपक यादव, प्रकाश कुमार, नोट्स में बहुत कुछ नहीं है, तो जो नहीं है वो तो बता ही देते हैं क्या? हाँ, लेकिन प्रश्न में बहुत कुछ है। ठीक है, इसलिए हम विद्यार्थी को कहते हैं कि मेरे नोट पर थ्योरी पर बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ऑब्जेक्टिव याद करिए, वो परिपूर्ण है और वो विद्यार्थी की पहली पसंद है। जो हमसे नहीं भी पढ़ता है ना, वो हमारे नोट को ले जाता है। ठीक है, कई स्टूडेंट जो है अपने दोस्त सबको देवघर भेजता है, दिल्ली भेजता है, तो
हम जब क्लास लेने आते हैं तो देख लेते क्वेश्चन क्या क्या है और उस अनुरूप से लेक्चर दे देते हैं ताकि सारा क्वेश्चन आपसे बन जाए। रासायनिक गुण, पहले गुणों में अंतर था कि धातु के बारे में देखे थे कि जो धातु है, ठीक है ना, जो धातु है जैसे लोहा धातु है, ये जल से अभिक्रिया कर कौन गैस का त्याग करता है? हाइड्रोजन गैस का। समीकरण बैलेंस नहीं है, 3 4 दे दीजिएगा, शायद बैलेंस हो जाएगा। नहीं हुआ बैलेंस? 4 दूनी 8, 4 दूनी हो गया। तो धातु जल से अभिक्रिया करते हैं। अंतर यही है कि जो धातु बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, जैसे सोडियम पोटेशियम, वो ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेते हैं, कुछ गर्म जल से अभिक्रिया करता है, कुछ भाप से अभिक्रिया करते हैं। लेकिन सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम को छोड़कर सभी धातु जल से अभिक्रिया करते हैं। और धातुओं की जब जल से अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निष्कासित होते। लेकिन वहीं अगर अधातुओं की बात करिएगा तो अधातु जल से अभिक्रिया करते ही नहीं है, जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं जल से अभिक्रिया। तो धातु जल से अभिक्रिया करते हैं। अपवाद कॉपर, तांबा, सोना, चांदी, प्लेटिनम है जो इतने कम अभिक्रियाशील है कि वो किसी से अभिक्रिया नहीं करते। लेकिन तांबा, सोना, चांदी, प्लेटिनम को छोड़ दे तो सभी धातुएं जल से अभिक्रिया करता है। और धातुओं की जब जल से अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निष्कासित होता है, लेकिन अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते। आप जानते हैं ना कि सोडियम धातु है और बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, बहुत ज्यादा, इसलिए इसको किरासन तेल में रखना पड़ता है या निर्वात में रखना पड़ता है। और जिस तरह धातु में सोडियम बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, उसी तरह अधातु में स्थिति फास्फोरस का है। फास्फोरस का सोडियम को लगता है कि हम बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील हैं। फास्फोरस कहता कि एक बार हमसे भिड़ लो, दिखा दो। फास्फोरस भी बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, लेकिन फास्फोरस को आप जल में भी स्टोर कर सकते हैं। और जो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, जब हम कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो समझिए वो वायुमंडल के ऑक्सीजन से ही इतना तेजी से अभिक्रिया करेगा कि आग लगा देगा। सोडियम की भी यही स्थिति है और फास्फोरस की भी यही स्थिति है। फास्फोरस भी वायुमंडल के ऑक्सीजन से इतनी तेजी से अभिक्रिया करता है कि आग लगा देता है। और सोडियम की भी यही स्थिति है। बाहर में रख दीजिए, उसके बाद खेल देखते रहिए। इसलिए ऑक्सीजन से बचाने के लिए आप इसे जल में नहीं रख सकते, क्योंकि जल से तो और तेजी से अभिक्रिया कर जल में आग लगा देगा। लेकिन आप फास्फोरस को जल में स्टोर रख सकते हैं, ऑक्सीजन से दूर रखने के लिए फास्फोरस को जल में रख सकते हैं, क्योंकि फास्फोरस अधातु है और यह जल से अभिक्रिया नहीं करेगा। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण फास्फोरस को कहां रखा जाता है? जल में। फास्फोरस को जल में रहना उचित है, बिल्कुल। फास्फोरस अधातु है और वो जल से अभिक्रिया नहीं करते। क्लियर है? अगला रासायनिक गुणों के बीच के अंतर को देखिए। हम धातु के बारे में देखे थे कि जो धातु है वे अम्लों से अभिक्रिया करके, और खासकर कौन अम्ल से? डाइल्यूट एसिड, तनु अम्ल समझते हैं ना। अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। धातु की अभिक्रिया जब
तनु अम्लों से होती है, एक कॉपर है जो तनु से नहीं करता है, सांद्र से करता है। सोना प्लेटिनम जो है, चांदी जो है, वो तो ना तनु अम्ल से अभिक्रिया करता है ना सांद्र से अभिक्रिया करता है। लेकिन कॉपर भी तनु से नहीं करे, सांद्र से जब करता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। यानी कि धातु की अभिक्रिया तनु अम्लों से होती है, डाइल्यूट एसिड से होता है, और धातु तनु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस निष्कासित करते हैं, हाइड्रोजन गैस निष्कासित करते हैं। लेकिन फिर वही बात करें अधातु की, अगर अधातु की बात करें तो अधातु तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, 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 नहीं करता है। और कुछ धातु, एक नाइट्रिक अम्ल सुने होंगे, यह अम्ल बड़ी पावरफुल है, ठीक है ना। यह अम्ल तो जो कहता है कि नहीं करेंगे अभिक्रिया, सोना को तो ये गला देता है कि अभिक्रिया नहीं करेगा तो गल जाओ, इतना पावरफुल है यह अम्ल। तो कुछ अधातु जैसे कार्बन और सल्फर नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बैठते हैं, सांद्र अम्ल से अभिक्रिया कर बैठते हैं। तनु अम्ल से कोई नहीं करता है, तनु अम्लों से डाइल्यूट एसिड से किसी भी नॉन मेटल की अभिक्रिया होती ही नहीं है। क्या होगा, एसिड में कोयला गिरा देने पर कुछ नहीं होगा, कोयला कार्बन अधातु अभिक्रिया करेगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा। गिरा दीजिए लोहा, देख लीजिए धुआं निकलने लगेगा। क्लियर हो गया। तो अधातु तनु अम्लों से तो अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन कुछ अधातु सांद्र अम्ल से अभिक्रिया करती है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है। लेकिन अधातु सांद्र अम्ल से अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस निकालता नहीं है। तनु अम्लों से किसी भी धातु की तो अभिक्रिया होती नहीं है, और सांद्र अम्ल से कुछ धातु अभिक्रिया करते भी हैं तो हाइड्रोजन गैस निष्कासित नहीं करते हैं, हाइड्रोजन गैस निष्कासित नहीं करते। यानी एक तत्व तनु अम्लों से अभिक्रिया कर डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कर हाइड्रोजन गैस दे रहा है तो निश्चित तौर पर वो धातु ही है, अधातु नहीं है। क्लियर है बात, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। तीसरा गुण पर आए, तीसरा में जब धातु की बात करते हैं तो धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करता है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करता है। अपवाद है क्षारीय तथा क्षारीय मृदा धातु, क्योंकि आप जानते हैं कि यह धातु बहुत पागल की तरह अभिक्रिया करता है। तो धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु जो है ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन वो भी सभी क्षारीय धातु, सभी क्षारीय मृदा धातु नहीं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हाइड्रोजन से भिड़ता है और कोई क्षारीय धातु नहीं। तो धातु की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ नहीं होती है। अपवाद कौन धातु है? क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से होती है, लेकिन अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं। और सबसे बड़ी अभिक्रिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं, जल बनाते हैं। फास्फोरस की अभिक्रिया हाइड्रोजन से होती है और एक विषैला गैस PH3 जिसको फॉस्फिन कहते हैं, इसका निर्माण करता है। तो धातु प्रायः हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करता है, धातु प्रायः हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन अधातुओं की अभिक्रिया हाइड्रोजन से होती है। और अधातुओं की अभिक्रिया हाइड्रोजन खुद अधातु है, हाइड्रोजन
खुद अधातु है, तो वे अधातुओं से अभिक्रिया करते हैं और अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर ऐसे ऐसे यौगिकों का निर्माण करता है जो जीवन के लिए परमावश्यक है। ऑक्सीजन के बाद जीवन के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोई है तो वो क्या है? जल। वो जल है। क्लियर? चौथा उसके बाद धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर किस प्रकार का आयन बनाते हैं? धनायन का निर्माण करते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर किस प्रकार का आयन बनाते हैं? धनात्मक आयन का निर्माण करते हैं। लोहा 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, सोडियम एक ही का कहीं कर सकता है। लेकिन वहीं अगर अधातु की बात करें तो अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर किस प्रकार का आयन बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं। किस प्रकार का आयन बनाते हैं? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा और ऋणायन का निर्माण करेगा। यानी कि धातु इलेक्ट्रॉन की त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन का निर्माण करते हैं। यहां पर एक अपवाद है, वो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है और धनायन का निर्माण कर सकता है और हाइड्रोजन में ऋणायन बनाने की भी क्षमता है। तो अधातु किस प्रकार के आयन बनाते हैं और धातु किस प्रकार का आयन बनाते हैं? एकमात्र अधातु हाइड्रोजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन का निर्माण कर सकता है। लेकिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन का भी निर्माण कर सकता है। यानी हाइड्रोजन एक ऐसा धातु है जो धन आयन भी बना सकता है और ऋण आयन भी बना सकता है। इसीलिए हाइड्रोजन को आवारा भी कहा जाता है। ना धातु का है ना अधातु का है, आवारा तत्व। क्लियर? अगला कि धातु से अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु से अभिक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन अगर बात करें अधातु की तो अधातु से अभिक्रिया करते हैं। अधातु से अभिक्रिया करते हैं। धातु कभी अन्य धातु से अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन अधातु से अभिक्रिया करते हैं। अधातु से अभिक्रिया करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? अब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? धातु और अधातु के गुणों के बीच के डिफरेंस को समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार रासायनिक गुणों को देख लीजिए। क्या? नेगेटिव। एकमात्र हाइड्रोजन है जिस पर पॉजिटिव, बाकी सभी अधातु पर नेगेटिव।
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज क्लास दोस्तों यहीं तक हम रहने देते हैं। अगले क्लास से हम एक एक अधातु, और पहला अधातु हाइड्रोजन है, उसकी चर्चा करेंगे। रुक जा रहा वीडियो, इधर से तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो इधर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।